नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। अब देखो, मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो पेपर है जिसका सॉल्यूशन करने वाले हैं वो रीट 2018 के पेपर थे जो एग्जाम में आए हुए थे। लेवल 2 का सीडीपी सेक्शन को हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस को। तो वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों के से तक जो है इसे शेयर करना है आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना है। अब मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सीडीपी के नोट्स बनाए हैं, बाल विकास के नोट्स बनाए हैं। अगर आप 10 टॉपिक्स को खरीदना चाहते हो तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर आपको 50 रुपीज़ का फ़ोन पे करना है और फिर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपको लेकर इसे भेज देना है। आपको आपकी जो नोट्स हैं उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और फ़ोन और कॉल नहीं करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 2018 का पेपर सॉल्व करते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। नहीं पे जोर देना है आपको, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है क्लासरूम में एक्टिवेट करना है आपको, लेकिन टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। ऑप्शन की ओर देख लें, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, या फिर शिक्षण विधियों का समायोजित करना। तो देखो, इसका मतलब होता है अलग अलग एबल, यानी कि जिनकी कैपेसिटी जैसी है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में बांटना। दूसरा है इंटीग्रेट सिलेबस लाना, और तीसरा है बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना, और टीचिंग विधियों, यानी कि इसे टीचिंग मेथड बोलते हैं। तो कौन सा राइट होगा? तो देखो, आपका जो नेगेटिव आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक सपोज कर लो एक बच्चा है और यहाँ पे एक टीचर है। जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चों को छोड़ दोगे तो बच्चा खुद में व्यस्त हो जाएगा, वो टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे आपको तोड़ना नहीं है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, यानी कि तभी बच्चा क्या होगा, एक्टिवेट हो पाएगा। यानी कि दोनों के बीच जो है कम्युनिकेशन या फिर अन्य तरह के जो इंटरेक्शन है वो बने रहने चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूनम की कालानुक्रमिक आयु, यानी कि उनकी जो क्रॉनिकल एज है और मेंटल एज 9 ईयर दे दी गई है और आपको आईक्यू निकालना है। तो देखो, मैं बता दूं आपको, क्रॉनिकल एज मतलब जो आपकी एक्चुअल में एज हुई है, और मेंटल एज यानी कि आप जितने बुद्धिमान हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA, यानी कि मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो देखो, यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई है आपको पुट कर लेना है। मेंटल एज है 9 और क्रॉनिकल एज है 9, दोनों चीज़ें 9 दी गई थी, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आईक्यू क्या आ गई पूनम जी की, 100। आसानी से आप लोग समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो देखो, जब 100 आ चुकी है तो आप इन टेबलों में समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पूनम की जो आईक्यू रेंज है वो यहाँ पे है, और यहाँ से क्या देख सकते हो आप, एवरेज, यानी कि वो क्या है, औसत है उनकी मेंटल एज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसकी पीडीएफ को अवेल कर सकते हो, और आपको सिर्फ दी एजुकेटर सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि स्वालीनता के लक्षण कौन से होते हैं। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है। ये है एक इमेज, आपके सामने एक इमेज दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर हैं, और इस मूवी का नाम है बर्फी। अनुराग बसु के द्वारा बनाई गई, क्रिएट की गई मूवी, बहुत कमाल की मूवी है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, पढ़नी नहीं देखनी चाहिए। देखो, प्रियंका चोपड़ा एक ऑटिज्म से ग्रसित लड़की का रोल प्ले करती है, जहाँ से वो अच्छे से बोल नहीं सकती है, दूसरे के बातों को समझ नहीं सकती है, लोगों से दूर रहती है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती है। तो ये सारी कैरेक्टर है, मूवी देख सकते हो संडे को। तो अब देखो, आपके सामने ऑप्शन है कि क्या लक्षण होने चाहिए। देखो, पुअर सोशलाइजेशन, बिल्कुल ये उनके अंदर होता है। स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर, यानी कि वो
अच्छे से चीज़ों को क्या करती है, लोगों को भरोसा नहीं कर पाती है जल्दी से, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और पुअर कम्युनिकेशन, बिल्कुल वो अच्छे से बोल नहीं सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। आपको देखो बताना है इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटिव को क्या कहा जाता है, यानी कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, देखो जब आप 1 kg जो है जाओगे चीनी खरीदने के लिए, तो वो आप क्या करते हो, ये एक मात्रा है, क्वांटिटी है। 1 लीटर आप जो है पानी पी सकते हो, ले सकते हो, तो ये क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन आपको मैं पूछूं, आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, कितना वो लव करती है आपसे, बता सकते हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे क्वांटिटिव यानी कि जिसे आप नाप सकते हो, और नाप आप किसे सकते हो, अपने वृद्धि को नाप सकते हो, ग्रोथ को माप सकते हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु यानी कि उनके पेरेंट और टीचर को क्या कार्य करना चाहिए। तो देखो, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना, ये भी सही है। परामर्श यानी कि एडवाइस और मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है जब आप क्रियात्मक शोध करते हो तो उसमें निर्माण नहीं करते हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप जान लो थॉर्नडाइक क्या थे, उन्होंने क्या थ्योरी हम लोगों को दिया था। देखो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, और जहां से वो भूखी थी और सामने में उसके फूड रख दिया गया था, आप यहाँ से देख सकते हो। तो बिल्ली जो है हाथ पैर मार रही थी बाहर निकलने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक लीवर है, यानी कि एक बटन है जिसे प्रेस करने से ये डब्बा खुल जाता है और वो मछली खा सकती है। तो 2-3 बार के प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें सीख गई, और वो जब भी उसे भूख लगती तो वो फट से ये बटन दबा देती थी। तो आप जो है सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, थॉर्नडाइक के बारे में आपने समझ लिया होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो आप आराम से बी नंबर को पढ़ के बना सकते हो, यानी कि आपको कुछ नई चीज़ों को क्या करना होगा, खोज करना होगा। बिल्ली अगर वो बटन नहीं खोज पाती तो वो नहीं जो है अपने फूड को ले पाती, पेट नहीं भर पाती, यानी कि बी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर करने में अयोग्यता को दर्शाता है, यानी कि जब आप चाइल्डहुड में होगे, अर्ली चाइल्डहुड में, तो दौरान और दूसरे के दृष्टिकोण में आप अंतर को नहीं समझ पाओगे, और आपकी जो है वो क्या होगी, वहाँ पे दिक्कत आएगी, आप वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी आपके अंदर। तो ये कब होगा दोस्तों, ये होता है बाल्यावस्था में, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आत्म केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, जहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा ईगो होता है बच्चे के अंदर। ये आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः इनफेरिटी या ज़्यादा बल देने लगता है, उसे हीन भावना कहते हैं। इस तथ्य को किसने हीन भावना कहा था, यानी कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो इसे हीन भावना यानी इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स कहा, ये किसने कहा था। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 का डी, यानी कि अल्फ्रेड एल्टर ने कहा था कि आप जो है किसी भी, यहाँ से आप देख सकते हो उनकी थ्योरी को बिल्कुल आसानी से मैंने एक इमेज के सहारे आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड एल्टर। आप लोगों के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने क्या जो है किस चीज़ को बताया था। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, उन्होंने ईद को बताया था, और 2 चीज़ें इसके साथ क्या अटैच थी वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति यानी कि द हाईली इफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच जिस पर बेंडूरा और वॉल्टर ने बल दिया था वो क्या था। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, ये है निरीक्षीकरण, अधिगम और अनुकरण। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि आप क्या करोगे, अनुकरण करोगे तो चीजों को सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार
अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, यानी कि शिक्षक को क्या कार्य नहीं करना है। तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो देखो बी नंबर आपको बिल्कुल हट के आएगा, जहां पे उसे खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, यानी कि स्कूल के अलावा भी उसे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर टीचर जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये उनकी अपनी जो है रियल लाइफ, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें जो है कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया गया है। और एक बात मैं बता दूं, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, स्कूल के बाहर पढ़ा देना, ये सब नेगेटिव टर्म है, ठीक है ना, तो इससे बचना। और एक बात, ट्यूशन की स्पेलिंग इस तरह से होती है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फ्रॉयड ने की अनुशंसित व्यक्तित्व के बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, आपको बताना है। तो देखो फ्रॉयड ने बताया था कि इसको क्या कहते हैं, तीव्र इच्छा को उठने के साथ तुरंत अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, इसे आपको बताना है। तो ये क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ये क्या होगा आपको बताना है। तो इन्होंने जो है ईद, ईगो और सुपर ईगो, 3 चीजों में से कैटेगराइज किया था, तो ये आएगा आपका ईद में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छित चीजों या कार्य या लाभ में बदल सकता है? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आपको अगर एक 5 रुपीज का कॉइन दे दूं, तो इस 5 रुपीज के कॉइन से आप अलग अलग चीजों को खरीद सकते हो। आप शैम्पू का पाउच खरीद सकते हो, या फिर आप मैच स्टिक खरीद सकते हो, या फिर आप कैंडी खरीद सकते हो इस चीज से, यानी कि चॉकलेट खरीद सकते हो। तो एक 5 रुपीज का जो आपको मैंने सिक्का दिया, उससे आप अलग अलग चीजें खरीद सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है टोकन इकोनॉमी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। जी हाँ, हम लोगों ने इसे अपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। यह किस तरह का आपको जो है, इसे क्या कहा गया है, इसे समझना है आपको। तो देखो इसे कहा गया है, बिल्कुल आसानी से हम लोग समझेंगे। इसे क्या गया है? एवॉइडेशन और एवॉइडेशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, यानी कि जहां पे आप क्या करना चाहते हो, टीचर से मार खाने को अवॉइड करना चाहते हो, और कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर कि बोल दूं सर को या ना बोलूं। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक 5 वर्ष के बच्चों में दूसरे के प्रति तथा संप्रेषण में कमी और असमान व्यवहार को बारंबार करता है, इस प्रकार के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? देखो ये कौन सा प्रतीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसके जो है कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, और वो जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा। ये कौन सा आपको जो है उसके अंदर दिखाई पड़ती है? जी हाँ, मैंने आपको बताया था ये ऑटिज्म, जो मैंने प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल बताया था बर्फी मूवी से, वहां से आप समझ सकते हो। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें स्वयं को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और यह बालिका यानी कि गर्ल्स में ज्यादा पाई जाती है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि जहाँ पे आप भूखे रह के देखना, आपके अपने घरों में माँ के अंदर ये गुण पाया जाएगा, जहाँ पे वो 11-12 बजे तक काम किए जा रही है और वो ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता नहीं लेती है, और एक बार में ही ब्रंच यानी कि सुबह का और दोपहर का खाना एक साथ खाती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो देखो ये जो दोस्तों आंसर होगा आपका, ये होगा हाइप्रोपिया। देखो बड़े कठिन वर्ड हैं, मुझे बोलने में दिक्कत हो गई थी। ये राइट आंसर होगा सी नंबर पे। इसके बारे में आप गूगल पे आसानी से पढ़ सकते हो, तसल्ली से पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं 18 नंबर पे। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत यानी कि इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया है? जी हाँ, व्यवहारिक गुणों पे सीखने का जो है इंसाइटफुल लर्निंग को दिया था किसने? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। ये बताया था थॉर्नडाइक ने। किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। और जो मैंने बिल्ली वाला एग्जांपल बताया था, उसी को ही बोला जाता है इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जहां पे आप चीजों को बार बार करके सीख जाते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो देखो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्वास परिषद ये जो है इन चीजों को देखता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो पूछेंगे कि पंखा क्यों घूमता है, या फिर सन सुबह ही क्यों उगता है, रात को क्यों नहीं उगता है, रात को तारे क्यों दिखाई पड़ते हैं। ऐसे प्रश्न बच्चे जब पूछने लगते हैं तो पियाजे ने इसे क्या कहा है आपको बताना है। मोटा मोटी मैंने आपको पूरे क्वेश्चन का सार समझा दिया। या फिर बच्चे आपसे पूछ लेंगे कि 5 रुपए में जो है बड़ा टॉफ़ी नहीं मिलता है या चॉकलेट नहीं मिलता है, 50-60 रुपए में अच्छी टॉफ़ी मिलती है, ऐसा क्यों। तो आपको समझाना होगा। और ये प्याजे साहब के 4 स्टेजेस हैं। कमेंट करके बताना चारों स्टेज को, आप फिर से एक बार रिकैप हो जाएगी आपकी बातें। और साथ में आप एज ग्रुप भी लिख देना, किस एज ग्रुप में कौन कौन सी स्टेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, यानी प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संचालन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकांश बच्चे प्रथम सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड किस एज में बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीनिंगफुल यानी कि आ बा ऐसे बच्चे शुरू में बोलते हैं, पा ऐसे करके। लेकिन बच्चों को बोलना है जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला पापा है ना, मम्मी, तो ये चीजें कब वो बोल पाते हैं, मामा, बाबा, बिल्कुल वो घबराहट के साथ नहीं, बिल्कुल क्लियरली ऐसी बातें उनके किस एज में निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये होगा 10 से 13 महीने में बच्चे बिल्कुल क्लियर बातें बोल पाते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं, पिता कौन हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा, यहाँ से आप देख सकते हो। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कि जो है बुद्धि का 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कोई भी बच्चा किसी तरह से भी सीख सकता है। कोई अगर अल्फाबेट के थ्रू सीखता है, या फिर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, किसी में इंटरपर्सनल है, यानी कि 8 तरह से इंटेलिजेंस को जो है बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और ये बांटा था किन्होंने, ये बताया था गार्डनर ने। और ये है गार्डनर का थ्योरी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना वाइगोस्की की थ्योरम उन्होंने क्या दिया था साइकोलॉजी में, ब्रूनर ने क्या दिया था और बीरे ने क्या दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित में से किस सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो देखो सामाजिक रचनावाद, आपको फंसना नहीं है। देखो सोशलिज्म का थ्योरी किसने दिया था, आपको ये पूछा गया है। वाइगोस्की ने, बिल्कुल वाइगोस्की ने ही ये दिया था। चलो आप लोग कमेंट करके बताना पियाजे ने कौन सा थ्योरम दिया था। चलो मैं ही बता देता हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलो आप जॉन डेवी ने क्या बताया था, और उनकी एक फेमस लाइन है, आप लोग अगर वो कोट नीचे लिख सको, उनका एक स्टेटमेंट है बड़ा फेमस है, उससे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में या फिर किसी भी रीट में या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो। तो कमेंट करके आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन कौन यूजफुल है और कौन यूजफुल नहीं है। तो आपको नहीं को बताना है। तो देखो इसमें हम लोग बिल्कुल आसानी से बढ़ेंगे। स्पीच सिंथेसाइजर यानी कि जहाँ पे वो बोल करके सारी चीज़ों को नहीं समझ सकता है, ये जो है वो उसके यूज की नहीं है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पता है कि की जाती है। सॉरी, कुकर की आवाज आ गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। श्रवण में विकृति की माप किससे की जाती है, यानी कि हियरिंग लॉस को मेजर किया जाता है किस में। तो देखो हियरिंग को मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और देखो आप लोग साइंस वाले हो तो आप बताना कि हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है, या फिर ये सारे ऑप्शन को आप बता देना कमेंट में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल है, यानी कि फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। देखो चढ़ना, कूदना, दौड़ना ये सब सारे फिजिकल एक्टिविटी हैं, लेकिन लिखना मेंटल एबिलिटी है, और यही ये जो है आपका मोटर स्किल है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी नंबर, यानी कि लिखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। स्कीमा का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है स्कीमा किसे कहते हैं और स्कीमा से आप क्या समझते हो। मोटा मोटी ये बातें हैं। तो देखो स्कीमा जो है वो क्या करता है, आपको जो है किसी सूचना को एकत्रित करने को ही स्कीमा बोलते हैं। जैसे देखो मैं बोलूं एक बच्चा जो है अपनी माँ के साथ जा रहा था बाहर घूमने के लिए, ये बच्चा है और ये उसकी माँ है। तो उसने देखा एक कौवा को उड़ते हुए, तो माँ से पूछा कि ये कौन है, तो माँ ने बताया कि जो ऊपर में उड़ता है वो कौवा है या फिर बर्ड है। बच्चे ने अगले दिन गया, बच्चा जो है अगला दिन फिर घूमने के लिए गया, तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक प्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन, समझ रहे हो। तो बोला कि देखो माँ वो एक कौवा उड़ रहा है या फिर एक बर्ड उड़ रहा है। माँ ने उसे टोका और कहा कि वो कौवा नहीं, वो एरोप्लेन है।
समझ पा रहे हो? तो जो उसके अंदर पहली बार चीज़ें इंस्टॉल की गई, बताई गई, उसे ही बोलते हैं स्कीमा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर। जब वो लंबे समय तक किसी चीज़ को क्या करेगा? एकत्रित रख लेगा। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज को जो है, देखो सिंपल सी बातें हैं, आपको बताना है कि किसे जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, किसने सबसे अच्छा थ्योरम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रॉबर्ट स्टेनबर्ग। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आईक्यू को जो है आपको बताना है कि शिक्षणीय आईक्यू क्या होना चाहिए, जहाँ पे एजुकेबल, जहाँ से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। सिंपल सी बात में अगर बोलूँ तो ये आपका कम से कम 70 से 90 होना चाहिए, तभी आप बच्चों को क्या करोगे? अच्छे से पढ़ा पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता की क्या इकाई है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका जीन। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा जीन। सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप रीट की तैयारी के लिए इसे लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे अगर नया हो तो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू।